अरे आवाज नहीं करे भाई, कौन क्लास आप पढ़ते हो बोल बोल क्वेश्चन किए थे क्या शब्द के क्वेश्चन नहीं किए अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या वर्ड कौन सा है देखो देखिए एक बार और सही आंसर बताओ। अरे पढ़ा करो क्वेश्चन सॉल्व किया करो साथ साथ। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड है या थर्ड है ज्योमेट्रिकल का देख लेना, सेकंड ही है देख ले एक बार और सही आंसर बता दो पढ़ के। डी वाले में सेम दिख रहे हैं क्या कार्बन के दोनों में मिथाइल एक CH3 CH3 और एक C बस तो सही है ऐसे ही तो बस बनाते हैं और क्या लिखो। गौरव बुक है क्या तेरे पास? हाँ मैडम कल तो बड़ा ही यहाँ क्लास ले रहा था देख देख करके गेम खेल रहा था बीच बीच में तो क्या सुन रहा था वो मुझे पता है। हाँ भाई बेटा आवाज आ रही है क्या बताना एक बार। आज अपन कंप्लीट करेंगे, कल मैं आऊंगी नहीं तो तुम देख लेना तुम्हारी किसकी क्लास होगी इस टाइम। बेटा मार्कर लेके आए उस क्लास में से ये मिल गया रहने। हाँ भाई ध्यान दो ज्योमेट्री का इसमें सही आंसर डी आएगा। दिख रहा है ना एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड तो सब में प्रेजेंट है, मीनिंग फ्री रोटेशन तो सब में बाउंड है, लेकिन एक ही कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए जो कि डी में है। समझ गए? हाँ भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी अभी अपने। कितने कैरेक्टर हो गए? न्यू आपको पढ़ा दिया एमपी एंड बीपी। अब थोड़ा सा देखे तुम लोगों को क्या पढ़ते हो वो अपन सॉल्व कर ले 5 मिनट के लिए। और ये बना दिया मैंने इसकी ट्रांस। हाँ भाई पीछे से खड़ा हो जाते ब्लैक मास कोने से 1 नंबर खड़ा हो जा जल्दी फटाफट, कुछ एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में। बोल फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में किसका डाइपोल मोमेंट हाई है? ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे नहीं कंपटीशन में आते हैं ऐसे। बोर्ड एग्जाम में तो विद रीजन आएगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं समझती मैं। नंबर डाले गए 1 नंबर और ये 2 नंबर। म्यू की वैल्यू पूछी है मैंने। डाइपोल मोमेंट किसके लिए ज्यादा हो? क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं करनी है, नहीं पूछता कभी, क्योंकि ये वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ये वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो उसको याद नहीं करना है। बॉल किसके लिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? सेकंड वाले के लिए। क्यों बेटा? ये आपस में कुछ डिस्कशन नहीं करे, बंद कर दे। मैथ की बुक निकाल के बैठाएंगे। हाँ भाई बोलो दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट है? फटाफट बोलो। सेकंड का। क्यों? तो रीजन भी तो बोल, तूने कह दिया तू मान लो। कराओ जरा पड़ोसी फटाफट कराओ। फर्स्ट वाले का ज्यादा है, उसने सेकंड वाले का कह दिया। क्यों है बेटा फर्स्ट वाले का ज्यादा? वेरी गुड, क्योंकि इसमें अपोजिट ग्रुप लगे हुए, ये ट्रांस फॉर्म है। ट्रांस के लिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। यही कहा है ना तूने, मैंने ज्यादा ही तो पूछा। बस फर्स्ट वाले में सिस है। हाँ ट्रांस का म्यू, तो इसका म्यू क्या होगा? कम होगा, इससे 0 होगा। अरे तेरा दिमाग कहाँ रहता है? हैं? कल नहीं आया तो आज क्यों आया? यूं आ गए, याद आ गई आज स्कूल की। बैठ जा बेटा, खड़ा खड़ा समझो। हाँ भाई ध्यान दो, ये तुमने पढ़ा हुआ है ट्रांस में सेम इफेक्टिव ग्रुप अगर अटैच है जिनका इफेक्ट सेम है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। रीजन अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने से एक दूसरे के ऊपर जो भी डाइपोल क्रिएट होगा उसको ये क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गई थी बात? ठीक है बैठ जा, बेशर्मों की तरह खड़ा रहेगा। गौरव खड़ा हो, खड़ा हो गौरव। बता दोनों में एमपीबीपी किसका हाई है? दोनों में एमपीबीपी किसका हाई है?
ट्रांस का आई है उसका लो है, तो नंबर लिखा हुआ है ना ट्रांस और सेकंड का आई है, फर्स्ट का लो है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर CH3 CH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेते हैं क्या कभी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हाइड्रोजन के बीच। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अरे कुछ नहीं होता इनवर्सली, वो तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए बताया कि बेटा ये ध्यान रखना, जिसका म्यू हाई होगा उसका एमपीपी लो होगा। ये कोई रूल नहीं है कि म्यू और एमपीपी में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ खड़ा हो जा, पास में बैठा लो, बोल फटाफट। वेरी गुड, इसमें वांडरवाल फोर्सेस ज्यादा होते हैं, बैठ जा। अरे जिसके वांडरवाल फोर्सेस वीक होते हैं ट्रांस के कंपैरिजन, क्योंकि ट्रांस में अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो एक में तो बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं, इनको बॉन्डिंग किसी दूसरे से फिर तीसरे मॉलिक्यूल से करनी पड़ेगी, तो आगे से आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, मीनिंग बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इनमें तो एक वीकली अट्रैक्शन होगा केवल। बैठ जा बेटा, सही है बिल्कुल। अब थोड़ा सा और चेंज कर दूं, देखिए अब कौन बता सकता है? हाँ भाई, अब मैंने इतना सा चेंज कर दिया। हाँ खड़ा हो जाए, येलो टी शर्ट, खड़ा हो फटाफट, बता। अब बता म्यू किसका हाई है? अब म्यू किसका हाई है? ट्रांस का, मतलब सेकंड नंबर वाले का। म्यू इसका कम है। हाँ क्यों कम है? इसमें सेम ग्रुप लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए इसका म्यू कम हो गया। ये कह रहा है कि इसका कम है, इसका ज्यादा है, ये लगा दूं मैं ऐसे। क्यों है? मुझे रीजन चाहिए। तो मेरी गंदी आदत से इतने परिचित हो उसके बाद भी नहीं पढ़ते हो, बताओ। ये चीज ध्यान से सुन ले, जब तक तुम्हें एक लेसन नहीं समझ में आएगा ना, मैं नेक्स्ट लेसन किसी कंडीशन में स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, भले चाहे पूरा साल निकल जाए, भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि हम सारे लेसन पढ़े मैडम से, तो वो उसी सिचुएशन में पॉसिबल है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना तुम्हें आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं 20 दिन इस 16वें लेसन में ही निकाल दूंगी। मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगी जब तक पीछे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। फिर तुम्हारे पास में तुम देख लो कितना टाइम है, इतने से टाइम में तुम्हें क्या कवर करना है ये देख लो। 13 लेसन है अपने पास में, अब तुम चाहते हो 13 के 13 पढ़े, तो ये देख लो, इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं किसी हालत में आगे का नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी नहीं, मैं दोबारा इस 16 स्टार्ट करवा दूंगी। बोलो, रीजन पता होना चाहिए। हाँ तू खड़ा हो जा, रीजन बता रहे जबान पे, फिर कितना कंफ्यूजन है, बैठ जा। हाँ तू खड़ा हो जा, फटाफट बता। फर्स्ट और सेकंड में किसके लिए म्यू हाई है? अभी म्यू 0 का था, अब म्यू हाई बताना, उसमें क्या दिक्कत है ऐसी? बोलो, बताएगा? अरे वाह, बता, खड़ा हो चल। ये तो फिर चमत्कार ही है, तू बता दे तू। हाँ क्यों? हाँ तू बैठ जा, अब बताएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा। मैम वो C को अपने Cl तो C के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो देगा। वेरी गुड, इसमें अपोजिट इफेक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं जिनका इफेक्ट अपोजिट है। ये देखो, ये है A माइनस I इफेक्ट डाल रहा है, तो दूसरा प्लस I इफेक्ट डाल रहा है। मीनिंग समझे ध्यान से, वो सेम डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखो, एक कुछ डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होगा। आगे बात ढंग से समझ में, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। अब आ जाओ एमपीपी की बात पे। अब की बार एमपीपी में किसका हाई होगा? इसका, सिस फॉर्म का। क्यों हाई होगा सिस फॉर्म का? कहाँ गई वो बॉन्डिंग वाली बात जो पहले कह रहे थे अपन कि ट्रांस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो ये तो ट्रांस ही है। अब कहाँ गई इसकी बॉन्डिंग? इसकी बॉन्डिंग ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मीनिंग ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मीनिंग ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो बॉन्ड को क्या कर रहा है? वो वीक कर रहा है। एक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इलेक्ट्रॉन देके, तो दूसरा बॉन्ड को वीक कर रहा है। तो विदाउट टेम्परेचर ही दोनों की बॉन्डिंग क्या होती जा रही है बेटा? वीक, क्योंकि अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा इधर,
इधर बॉन्ड बन रहा है, इधर ब्रेक हो रहा है, अपन टेम्परेचर नहीं दे रहे, उससे पहले बॉन्ड टूट रहा है। इसका मीनिंग एमपीपीपी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिस में एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है या अपोजिट में, ये इधर बनाता था तो इधर खींच लेता था, टूट जाता था बॉन्ड। और यहाँ क्या है, सेम ही डायरेक्शन में इफेक्ट लगा रहे हैं, इस कंडीशन अपोजिट में है नहीं, मतलब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा है, इस साइड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इफेक्ट इसका कम होगा। इसका मीनिंग इसके एमपीपीपी क्या होंगे, फिर हाई होंगे। बॉन्ड वीक नहीं होगा तो एमपीपीपी अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अब नेक्स्ट अपना थर्ड, कोई डाउट है किसी को इसमें? हाँ बेटा बोलो। प्रोटॉनिक और आइसोप्रोटॉनिक में क्या नहीं समझ में है, इसमें एमपीपीपी नहीं समझ में है, क्यों बेटा? इसमें क्या है, देख ये वाला दे दिया, इसमें सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म के लिए 150 और ये इसमें दोनों का ये तुम्हें पहचानना भी आया नहीं है ढंग से, तो ध्यान दो। ये पहली रिंग है, इधर देखो ध्यान से, अगर तुमने रेजोनेंस सीखा है ना तो तुम्हें बात आ जाती समझ में। पहली रिंग के इफेक्ट दोनों होते हैं। ये मैंने इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया, ये देख, एक बार तो ये इसको देखो, बेंजोइक एसिड है, और दूसरी स्ट्रक्चर में तुम फिनॉल को देखना, इसमें भी फेनिल रिंग है दोनों में, इसका इफेक्ट देख और इसका इफेक्ट देख, देख है तो दोनों में ही फेनिल। इसके ऊपर इफेक्ट कौन सा शो हो रहा है तुझे, प्लस आई इफेक्ट, जबकि इसने अट्रैक्ट किया, इसके ऊपर इफेक्ट कौन सा दिख रहा है, माइनस आई इफेक्ट। बेटा अगर फेनिल के साथ में डायरेक्ट अटैच एटम के पास में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जब तो बेंजीन रिंग अपनी और उनको अट्रैक्ट करेगी तो इफेक्ट होगा माइनस आई इफेक्ट। जुड़े हुए एटम को देख, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगे हुए, मीनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, एक इसकी तरह है वो, तो अब इफेक्ट कैसा होगा उसका, डोनेटिंग इफेक्ट, मीनिंग कोई ऐसा एटम जो उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इस कार्बन के, तो बेंजीन रिंग फेनिल रिंग उसको इलेक्ट्रॉन देगी उल्टा, इफेक्ट प्लस आई पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट प्लस आई है। तो कहां दिक्कत है बता, एरो इसमें बने हुए नहीं है, एरो बना ले इसमें। पेज नंबर 356 पे एग्जांपल देखो, तुम्हें अपने आप बात समझ में आ जाएगी सारी। ऊपर मैलेइक का और फ्यूमेरिक का दिया हुआ, सेम ग्रुप जुड़े हुए ना दोनों। बेटा फ्यूमेरिक और मैलिक तुम कह दो, मैडम आपने कहा था कि जुड़े हुए एटम से देखा करो, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो या उससे कम हो तो इफेक्ट होगा प्लस आई, बताया था मैंने तुम्हें। तो तुम कहोगे ये देखो हमने मैलेइक में और फ्यूमेरिक के अंदर ये देखा है, यही देखा है ना तुमने, तो कार्बन के साथ तो कार्बन का बाह्य अटैच है तो इलेक्ट्रॉन देगा, पर देगा कहां से, ये देखो ये कंडीशन होती है इसके पास, मीनिंग ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उल्टा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, समझ गए। इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन, प्लस आई इफेक्ट। दोनों एरो लगाना भी ये चीज सीख ले, एरो समझ में आ जाएंगे तो अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। तो फ्यूमेरिक एसिड है या पॉजिटिव वाला, दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों के अंदर इफेक्ट जो पड़ रहा है एल्कीन पे वो इफेक्ट है माइनस आई, समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट है दोनों का। तो मैलेइक में और फ्यूमेरिक में, अब जैसे बात कर रहा है एमपीबीपी की, अगर करता है डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट होता तो क्या हो जाता, 0, और एमपीबीपी कहता तो मैलेइक के हाई होंगे कि फ्यूमेरिक के होंगे, फ्यूमेरिक के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी आगे जाके। इसमें आपको वंडरवाल कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें पता है कि एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आगे आने वाली हाइड्रोजन आती बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो कि अपन फोर्थ पार्ट आएगा ना इसका, फोर्थ टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें पढ़ेंगे, समझ गए थे। तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ देखो एमपीबीपी, वैल्यू तुम्हें याद नहीं करनी है, सारी प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन ध्यान रखो। तो दोनों में बेटा ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको डाउट है, देखो एमपी में मैलेइक के नीचे तो लिखा है 130 और इसके लिए 287, तो समझ में आ गया इसका 287 क्यों हुआ फ्यूमेरिक का, क्योंकि फ्यूमेरिक के एमपीबीपी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई होगी, समझ में आ गई। अब नीचे वाले में आ जाओ, देखो इधर वाले में तो इसने एरो लगा रखा है, फेनिल का इफेक्ट, ये देखो ये फेनिल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इस एल्कीन को, एरो बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी फेनिल, तो ये देखो ये रहा केस, इसलिए डोनेट करेगी।
फेनिल C6H5 से अटैच कार्बन को देखो 4 इलेक्ट्रॉन लगे हुए, चारों खींच गए। अब वो नीचे वाला C डबल बॉन्ड वो खींचेगा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन खींचेगा ऊपर वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन। खींचते उस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते ही फेनिल उसको इलेक्ट्रॉन देगी। तो दोनों के इफेक्ट यहाँ भी क्या है, सेम है क्या, नहीं है, अपोजिट है। फेनिल का प्लस आई है और कार्बोनिल का क्या है, माइनस आई है। समझ में आ गई बात। इसमें भी आरो लगा दे इधर। अब अपोजिट इफेक्ट वाले आते ही अपने को पता है एमपीपीपी ट्रांस के क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। आगे बात ढंग से समझ में। अब है किसी को डाउट कुछ नहीं है, समझ गए। इसमें ज्यादा कहाँ है, 68 ही तो है। अच्छा 133 दे दिया कि नहीं, तो ये गलत आ गया है इसमें। अच्छा ये पूछ रहा था जब तो गलत है, नहीं आएंगे इसमें। 68 इधर आएगा और ये 133 इधर आएगा। नहीं ये रॉन्ग दिया हुआ है बेटा। हाँ, नीचे वाले में सही दे रखा है क्या, हाँ नीचे वाले में तो सही है। 72 है इधर, 150 सही है बिल्कुल। हाँ उसमें उल्टा है, एलो सिनेमिक और सिनेमिक। सिनेमिक एसिड हो गई ट्रांसफॉर्म और एलो का मीनिंग एक ही डायरेक्शन में। 68 ये गलत है, इसको सही कर लो तुम, इसको सही कर लो भाई। हाँ उल्टा है इसमें, ये वैल्यू उल्टी कर लो। 68 इधर लगा लो, 133 इधर लगा लो, उल्टा है इसमें। अच्छा अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, केमिकल रिएक्टिविटी। अभी भी बात नहीं समझ में आई अपनी बुक में, हालांकि तुम्हें ये पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। आज 4 पॉइंट हो जाएंगे ना, चारों का एक साथ काम करना कॉपी में। जब भी मैंने कल 2 नहीं भेजे कि भाई तुम्हें डाउट नहीं रहे, कुछ चारों को एक साथ करना कॉपी। ये बुक में ये चीज लिख ले जिस बच्चे को डाउट है। म्यू फर्स्ट पॉइंट अपना म्यू। म्यू क्या कहता था, म्यू इक्वल टू 0 इसके लिए व्हेन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कैसे ग्रुप होने चाहिए, सेम इफेक्टिंग ग्रुप होने चाहिए। समझ में आ गई बात, जब तो म्यू 0। बट एमपीपीपी क्या होंगे, हाई, ड्यू टू हाई फोर्सेस या वंडरवाल फोर्सेस। हाई फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, हाई बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाई वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वीक उसमें होते हैं। सेकंड एग्जांपल सिस फॉर्म में म्यू नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए कभी भी 0 नहीं होगा, सिस फॉर्म के लिए। इसमें अपोजिट वाली बात भी लिख लेंगे। अपोजिट वाली बात क्या थी अपनी, कि अगर ट्रांस में when trans contain opposite group, opposite affecting group, ये बुक में ही लिख लो ताकि पढ़ने बैठो तो पता है। then म्यू क्या हो जाएगा बताओ, इसका हाई हो जाएगा ट्रांस का, इसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में। और एमपीपीपी क्या हो जाएंगे, बोलो एमपीपीपी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे। अरे एमपीपीपी इसके अपोजिट ही चलते हैं, कम हो जाएंगे एमपीपीपी, समझ गए। और इसका जस्ट अपोजिट तुम ये का ये देख करके सेकंड नंबर पॉइंट लगा करके सिस के लिए लिख लेना, म्यू नॉट इक्वल टू 0 इन सिस फॉर्म व्हेन सेम अफेक्टिंग ग्रुप है। सेम अफेक्टिंग ग्रुप होती है, म्यू कभी भी 0 नहीं होगा, सिस के लिए कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे सेम अफेक्टिंग हो चाहे अपोजिट अफेक्टिंग हो, कोई सा भी सिस 0 नहीं होता कभी भी म्यू का, ठीक है। म्यू का म्यू के लिए सिस फॉर्म जो भी तुम बनाओगे सिस फॉर्म के लिए कभी भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता। समझ में आ गई बात ढंग से। अब अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कपड़ा कहाँ चला गया, हाँ मैं सिस फॉर्म के लिए ध्यान दो। अब आता है अपने थर्ड पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी। आज अगर मैंने ऑब्स्टिकल स्टार्ट करवा दी तुम्हारे पूछने में ज्यादा टाइम खराब हो गया। केमिकल रिएक्टिविटी थर्ड पॉइंट, एक चीज बताओ बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। पता है ना तुम्हें सभी को कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। भाई रिएक्शन तभी तो कर रहा है जब उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल अपन समझेंगे मैलेइक और फ्यूमेरिक का। एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपन करेंगे। क्या किया, मैंने लिया मैलेइक एसिड, ये ले लिया मैलेइक एसिड, यही होती है सिस फॉर्म। मैलेइक एसिड को बोलते हैं अपन,
ये मैलेइक एसिड। समझ में आ रही है बात ढंग से? इसको मैंने क्या किया बेटा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मैंने इसको हीट किया तो इसने एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दिया। मैंने यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगी कार्बन की। तो ये तुम्हारा बन गया एनहाइड्राइड। इसी को तो कहते हैं अपन एनहाइड्राइड। क्या होता है एनहाइड्राइड? ये पढ़ा हुआ नहीं है तुमने, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यही तो होता है एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड ही तो है, देखो समझ गए? तो ध्यान दो बेटा, मैलेइक एसिड जो कि सिस फॉर्म होती है उसको जब आप 140 पे हीट करोगे जब भी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म बनाया था फ्यूमेरिक एसिड, इसकी ट्रांसफॉर्म को अपन कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये देखो, ये जब आपने इसको हीट किया कितने पे, 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब जाकर के इसने वो एनहाइड्राइड बनाया। तो इसका मीनिंग साफ हमें पता चल चुका है, लेस टेम्परेचर पे इसका मीनिंग सिस की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है, इसीलिए वो लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर गया। और ट्रांस की रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए उसको टेम्परेचर हाई चाहिए। और ये बात अपन पॉइंट नंबर सेकंड में पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ट्रांस की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, और जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा, इतनी देर में एनहाइड्राइड बना जाएगा। ये फ्यूमेरिक एसिड अपोजिट डायरेक्शन में रह गए दोनों, H2O रिलीज हो सकता है कि इस कंडीशन में नहीं होगा, तो पहले फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट किसमें होना पड़ेगा, मैलेइक एसिड, फिर मैलेइक एसिड से बनेगा एनहाइड्राइड। सोचो कितना टाइम, इतनी देर में तो वो एनहाइड्राइड कब का ही बना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें सिस की रिएक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल अपने को ये समझा रहा है कि सिस की रिएक्टिविटी ट्रांस के कंपैरिजन में हाई है। समझ गए? क्यों? क्योंकि सिस की बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर के रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी उसकी। आ गई ना बात अच्छे से? यही एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। टेम्परेचर याद कर लें और देख लेना एनहाइड्राइड वगैरह सही बनाए हुए। ये एनहाइड्राइड सही है बिल्कुल, बुक में चेक कर ले, हिंदी मीडियम में तो सही करवाया है मैंने, इसके साथ जोड़ दिया ऑक्सीजन को, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ये होता है एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं पर मैलेइक एनहाइड्राइड, क्योंकि मैलेइक एसिड से बना है ये एनहाइड्राइड, तो मैलेइक एनहाइड्राइड है। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? ये पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। फ्यूमेरिक एसिड को पहले तो कन्वर्ट करेंगे मैलेइक में, 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, फिर ये कन्वर्ट होगा एनहाइड्राइड। इसमें 2 स्टेप होगी। समझ गए? मैलेइक से डायरेक्ट मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाएगा 140 पे हीट करते हैं। ये रिएक्टिविटी का पॉइंट हो गया। साफ शब्दों में लिख सकते हो, सिस आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांसफॉर्म। और रीजन पूछने को, रीजन हमें पहले ही पता है, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ लिया था अपन ने कि सिस फॉर्म जो होती है उसकी बॉन्डिंग वीक होती है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4, जो भी पहले ही पढ़ लिया था अपन ने एमपीपी में। ये जो 3rd और 4th पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट से ही अटैच है बिल्कुल। पॉइंट नंबर 4 से क्या कहता है, हाइड्रोजन। ये कई बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अरे पीरियोडिक टेबल में चीज ध्यान रखा करो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसे अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन होता है अपनी फैमिली में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो केवल नाइट्रोजन ही बनाएगा, अदर एलिमेंट कभी नहीं बनाएगा। सिर्फ नाइट्रोजन की ही बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ। बाकी इसकी फैमिली का सेकंड मेंबर है ना फास्फोरस, वो भी नहीं बनाएगा कभी। ऑक्सीजन वाली फैमिली में केवल ऑक्सीजन बनाएगा, इसीलिए तो H2O लिक्विड होता है, जबकि H2S दोनों देखो इसी फैमिली के हैं, H2S गैस होती है। रीजन क्योंकि ये सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो मॉलिक्यूल पास में नहीं आएंगे, पास में नहीं आएंगे वॉल्यूम हाई होगा, मीनिंग गैस होगी। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के सबको अपने पास ले आएगी, इसलिए इसकी फॉर्म लिक्विड होती है। समझ गए? इसमें आता है F, तो केवल F हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसका सेकंड एलिमेंट Cl भी नहीं बनाता। समझ में आ गई ना बात ढंग से? Cl भी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वैसे वैसे स्टेट भी बदलती जाएगी। इसकी बॉन्डिंग NH3 जी ब्लॉक में पड़ा था, ये गैस है, H2O लिक्विड है, HF सॉलिड है।
समझ गए? क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, पास में अटैच हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, HR सॉलिड फॉर्म में होता है। अब अपन चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। तो तुम्हें पता है 2 टाइप्स की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मीनिंग जैसे बोलते हैं ना इंटरनेशनल गैप, इंटरनेशनल का मीनिंग अलग अलग देशों में होने वाला गैप बोलते हैं इंटरनेशनल। अलग अलग देशों का मीनिंग यहाँ है अलग अलग मॉलिक्यूल में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लो कोई 2 एटम प्रेजेंट है, अगर उनमें अट्रैक्शन हो जाए उसको अपन बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ गए? जैसे देखो एग्जांपल देखिए अपन तो सिसो ट्रांस में चलते हैं, ये अपनी फॉर्म मैलेइक एसिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक का। देखो ध्यान दो, कोई भी ग्रुप बना ले, जैसे मैंने इसको अटैच कर लिया C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कर कोई परेशानी है नहीं है। तो पता है कार्बन में पोलैरिटी आएगी तो इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव। नेगेटिव आते ही ऊपर आने वाली हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये दिख गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल था मैलेइक का, उसी के अंदर 2 प्रेजेंट एटम्स ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है, तो इसको अपन कह देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंट्रा और इंटर में चीज ध्यान रखें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। रीजन क्योंकि उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर के अटैच होंगे, इसमें तो ये एक ही है, केवल एक में ही अट्रैक्शन होगा जो भी होना है। और अगर फ्यूमेरिक ले लेती तो फ्यूमेरिक ये है ना, तो कभी इसका ऑक्सीजन सामने आना है ना इसका हाइड्रोजन आना है, दूर दूर है, अलग अलग बॉन्डिंग। तो क्या होगा, इसको बॉन्डिंग करने के लिए कोई दूसरा फ्यूमेरिक एसिड ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? तो दूसरा ढूंढेगा तो किस तरीके की बॉन्डिंग बनेगी वो अपन देख लेते हैं। बना लो कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन होगा तो उसका आगे आने वाले का क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये देखो ये बना दी ट्रांसफॉर्म, ये देखो ये अट्रैक्शन दिख गया। 2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्डिंग हो सकती है। अब इसकी बॉन्डिंग होगी किसी तीसरे के साथ में, उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी उधर आगे आने वाले के साथ में। समझ में आ गई? इन 2 के अंदर ही बॉन्डिंग आगे से आगे जुड़ते जाएंगे मॉलिक्यूल। तो ये है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एग्जाम में रीजन पूछता है मैलेइक एसिड के एमपीवीपी फ्यूमेरिक एसिड के कंपैरिजन में कम होते हैं, रीजन लिखो। तो रीजन ये बॉन्ड शो करेंगे। किसी के पास कॉपी चेक करने वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी कहानी पढ़े कि ये वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस सारी ये हाई था, वो तो इसको देखेगा कि तुमने क्या बनाया। तो तुम मैलेइक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओगे, तुम जो पेपर कैसे करते हो पैटर्न सिखाऊंगी मैं। पहले मैलेइक एसिड बनाया, उसमें एरो करके शो कर दिया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें बनाया फ्यूमेरिक कह दिया इंटरमॉलिक्यूलर। फिर नीचे लिखेंगे कि फ्यूमेरिक एसिड कंटेन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमें पता है अच्छी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, साफ स्ट्रांग होगा। समझ गए? एमपीपी अपने आप ही हाई होंगे। आगे बात ढंग से समझ लें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल आ जाए ना, जैसे यहाँ पर मैथिल लगा के दे तो फिर ये चीज ध्यान रखें, उस कंडीशन के अंदर फिर तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन नहीं लिखना। जैसे यहाँ सपोज वो CH3 दे देता, मैथिल ग्रुप लगा देता, फिर तुम्हें एमपीपी के लिए पूछता, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ दी थी, फिर हमें फोर्सेस के लिए लिखना। ठीक है, दोनों तरफ मान लो मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते तो तुम लिख देते कि स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट इन ट्रांसफॉर्म। ओके, ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो गए और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हो गए। बताओ किसका टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? पूरी रामायण पढ़ ली तो ये तो पता होना चाहिए स्टार्टिंग से। किसके टाइप है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। समझ गए? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब आता है सेकंड पार्ट ऑप्टिकल। आइए पढ़ना इधर जाके पूरा बुक से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सुनो ध्यान से, क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जैसे उसके लिए तुमने 2 कंडीशन पढ़ी थी ज्योमेट्रिकल की, 2 कंडीशन थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। कौन सी थी? फ्री रोटेशन बाउंड और एक सेम सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेम वो 2 कंडीशन यहाँ भी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी? ध्यान से सुन ले, डेफिनेशन तो वो की वही है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बेटा
ये धर्मवीर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सीओ क्या लिखा है, सीओ से ध्यान दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अभी अपन पढ़ेंगे क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सब ठीक है, उसको या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या उस प्लेन पोलराइज्ड को लीवोरोटेटरी रोटेट करवाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि जिसकी इमेज जो बनेगी ना वो सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सारा समझने के लिए, डेफिनेशन समझने के लिए पहले समझो कि ये बनते कैसे। जैसे मैं सबसे इजी एग्जांपल मेरे हाथ का, मैं कहूंगी मेरे जो दोनों हाथ है वो ऑप्टिकल आइसोमर है एक दूसरे के। कैसे है ऑप्टिकल आइसोमर, इसको उठाया, मान लो ये एक कंपाउंड है ये दूसरा, इसको उठा करके अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये ऊपर बिठाना होता है इम्पोज, सुपर इम्पोज करना, इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। समझ में आ रही बात? सुपर इम्पोज करते ही अगर देखो अंगूठे पर अंगूठा नहीं दिख रहा, छोटी वाली फिंगर पे छोटी वाली फिंगर भी नहीं दिख रही, तो मतलब समझ में आ रहा है, यानी सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। आगे बात अच्छे समझ, तुम कहते हो हाथ को घुमा दिया का मतलब तो हो गया कंपाउंड की डायरेक्शन चेंज किया आपने, चेंज नहीं करनी, एज इट इज उठाना है उसको रखना है। समझ में आ रही है बात? मेरे दोनों हाथ ध्यान से सुने बेटा, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, समझ रहे हैं? मिरर इमेज, मिरर में जो चीज आप देखते हैं उसमें आपको हमेशा लेफ्ट साइड कहाँ दिखती है, राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। तो ये चीज ध्यान दो, जो आइसोमर मिरर इमेज बनाएंगे और मिरर इमेज बनने के बाद उस कंपाउंड को आप इमेज करके उसमें सुपर इम्पोज करेंगे। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं होता तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और अगर सुपर इम्पोज हो जाता है, सेम ग्रुप के ऊपर आ जाता है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ गए? उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझने के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पूरा इमेज करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल की तरह नहीं है ये। तो ऑप्टिकल के लिए दो कंडीशन सुने। सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कोई भी कंपाउंड जो तुम बना रहे हो उसमें सिमेट्री के एलिमेंट्स अब्सेंट होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है प्लेन, सिमेट्रिकल प्लेन, फिर आएगा आपके पास में एक्सिस, और फिर आएगा आपके पास में सेंटर या एंगल। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं? कितने प्लेन होते हैं अपने पास में? एरोप्लेन की बात नहीं हो रही है, अपने पास में 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जान के बताओ वर्टिकल कट कौन सा होता है? ये वाला वर्टिकल है कि ये वाला वर्टिकल? ये वाला वर्टिकल कट है, और हॉरिजॉन्टल ये वाला। अपने पास में 2 कट है, 2 प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल कट। समझ में आ रही बात? किसी भी कंपाउंड में अगर आप ये दोनों प्लेन लगाते हो, समझ रहे हैं ध्यान से, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, छोटी पर्स की बात बताओ किसमें कौन सा कट लगाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों कट लगाने पर अगर उसका हाफ पार्ट जो बचा हुआ हाफ पार्ट है उसके ऊपर फिक्स सुपर इम्पोज हो जाए, उसके अंदर ध्यान से सुन ले, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मीनिंग उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 3 अपने पास में एलिमेंट है, प्लेन देखेंगे, एक्सिस देखेंगे, सेंटर देखेंगे। ये एंगल को सेंटर ही बोलते हैं, सेंटर देखेंगे। ये तीनों चीजें किसी भी कंपाउंड में तीनों में से एक भी नहीं होनी चाहिए, वही आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अपन देखते हैं कि कट लगा के, फॉर एग्जांपल मैंने ये बी ले लिया, कट भी पता होना चाहिए कि वर्टिकल कट लगाऊं हॉरिजॉन्टल। देखिए मैंने कहा बेटा ये बी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये बी लेटर, मीनिंग ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया हॉरिजॉन्टल कट। अब देखो इसका हाफ पार्ट उठाओ, इसके हाफ पार्ट के बिल्कुल इक्वल दिख रहा है ना? आगे बात अच्छे समझ में? तो इसका मीनिंग इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात अच्छे से?
और ध्यान दो, जैसे एप्पल है, एप्पल देखो ध्यान से, उसमें कौन सा कट लगाने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? वर्टिकल कट लगाते, हॉरिजॉन्टल पे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो थोड़ा आपको छोटा दिख रहा है, नीचे वाला छोटा दिख रहा है, नहीं होंगे दोनों पार्ट बराबर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पहचान जाएंगे। पूरे ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट में देखेंगे कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसमें ये दोनों कट लगाने पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता। एस एन भी नहीं होती, देखिए वर्टिकल कट लगा करके सोच ले आराम से परसों तक। अरे बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे, आराम से सोच करके परसों तक बता दे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं क्या है, जैसे रोहित अपने नाम का एक बार रोहित क्या है गौरव अपने नाम का लेक्चर ढूंढेगा सबसे पहले जी, देखेंगे जिम में, अरे जिम में ही दिखेगा सबसे पहले तो तुम्हें, ढूंढ ले आराम से सोच ले फिर बता दे। ठीक है, अभी तक इतनी जल्दी पता है तुम्हें पूरे अल्फाबेट आते हैं, ऐसे बता कि मुझे मत सिखाओ कि हाँ मैडम हमें आता है। ठीक है, एबीसीडी तो आए कितने बड़े हो गए, तो ध्यान दो। देख लो इतनी पूरी एबीसीडी लिख दी, ए से लेके जेड तक छांट लो कौन कौन से। ठीक है, हाँ भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? दो कट लगाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कट लगाने पर अगर उसका हाफ पार्ट बचे हुए हाफ पार्ट के ऊपर सुपर इंपोज लाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसमें। आ रही बात समझ में? वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रही है? मैंने दो कंडीशन बताई थी, दो ऐसी कंडीशन, दो शर्तें हैं अपने पास में जो किसी कंपाउंड में होगी, वैसे ही बिल्कुल ज्योमेट्री की तरह, तो वो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट लगाए सेम ग्रुप सेम पे नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही बात? फर्स्ट हो गई बात हमारे पास में कंप्लीट। ध्यान दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? एक्सिस देखो, इसके लिए बुक में भी देखो ध्यान से, तुम्हारी बुक में ए को बी को ऐसे कट कर करके दिखा रखा है। देखो एक के ऊपर आपको वर्टिकल कट दिख रहा है, पेज नंबर बोल कितना है? 358 पे, 358 पे देखो बेटा बुक में कह रहा है ए को मैंने वर्टिकल काटा, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, बी को मैंने हॉरिजॉन्टल कट किया, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या है, ध्यान दे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसको अपन रोटेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं लेती हूँ H2, शेप वगैरह तो आपको पता है, H2O भी पता है ना सबको, बी शेप में होता है H2O। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है H2O? sp3। कितने लॉन्ग पेयर होते हैं इसमें? किसने कहा है sp3? तुमने कहा क्या sp3? sp3 आंसर दिया तो कॉन्फिडेंस से बताएगा, मैंने कहा है कितनी खुशी की बात, sp3 ही होगा। अरे एक तरीका सिखाया था ना मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, किसी को नहीं याद होगा? सेंटर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 डिवाइड करो 2 से, 6 + 2 का मीनिंग है सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अदर कितने एटम अटैच है? 2, वही है, डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो 8 को 2 से डिवाइड किया आएगा 4 ऑर्बिटल ले लो, उसमें एक s होगा, बचेगा p होगा, p3 नहीं हो सकता, यानी 4 को ले लो sp3। तो sp3 में जितने एटम है वो तो है तुम्हारे बॉन्ड पे, कितने हैं? 2, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मीनिंग लॉन पेयर कितने हो गए? ये 2 लॉन पेयर होते हैं इसमें। समझ में आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन? हाँ भाई, ये बात अपने को भी यहाँ मत करनी है, तो 11 की बात है, बहुत इजी से। देखो इसको मैं a लिख लेती हूँ, इसको मैं b लिख लेती हूँ। अभी तुम्हें एक्सिस पता लगानी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है? देखो अपन इसको रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे, समझ रहे हैं बात? एंगल आपको खुद को, मैंने ये देखो इस तरीके से यहाँ